गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। प्रकृतिवाद कहाँ से आया, किस क्षेत्र में इसका क्या नामकरण किया गया और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हुए, ये किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। प्रकृतिवाद जो है कौन से सिद्धांतों को लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है। देखिए, इसका काल, नामकरण और इसके अलग अलग क्षेत्रों में जैसे राजनीति, सामाजिक, दर्शन, साहित्य, इसमें अलग अलग इसके नामकरण हैं। तो इन सब का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रकृतिवाद 1938 से 43 तक के काल को हम इस प्रकृतिवाद के अंतर्गत रख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद का। प्रकृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चलना या आगे बढ़ना। क्या होता है? चलना या आगे बढ़ना। अतः प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद हैं, दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हैं, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रकृतिवाद के नाम से जानी जाती हैं। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रकृतिवाद हैं। ठीक है, हमने यहाँ दो रूप दिए हैं कि यहाँ जिस धारा को, जिस विचारधारा को राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद कहते थे, समाजवाद के क्षेत्र में समाजवाद कहाँ है, सामाजिक क्षेत्र में, और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहाँ हैं, उसी धारा को या विचारधारा को साहित्यिक क्षेत्र में प्रकृतिवाद के नाम से जाना गया है। इसको अपन अन्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित जो काव्यधारा हैं, उस काव्यधारा को प्रकृतिवाद कहते हैं। अब देखिए, प्रकृतिवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है, कहाँ से आया। इसका मूल आधार मार्क्सवाद या अपन कह सकते हैं साम्यवाद है। किसका? प्रकृतिवाद का मूल जो है आधार मार्क्सवाद या साम्यवाद हैं। इस वाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं और मार्क्सवादी विचारधारा को 3 शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं हम। यानी मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। और हमने किया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, तीसरा मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या या विकास की व्यवस्था। सबसे पहले हम लेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद को। इसमें क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स कि कार्ल मार्क्स की मान्यता के अनुसार संसार की उत्पत्ति नहीं हुई। क्या है? संसार की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु क्या मानते हैं वह? इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है, न कि संसार की उत्पत्ति। द्वंद्वात्मक का अर्थ है संघर्ष से ही विकास होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष, और द्वंद्वात्मक का अर्थ इन्होंने क्या लिखा है? संघर्ष से ही विकास होता है। हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तब हम विकास की ओर बढ़ेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति या वस्तु विकसित होती हैं। 2 विरोधी शक्तियां आपस में मिलेगी या वस्तुएं मिलेगी, तब जो है ये कह रहे हैं कि तीसरी शक्ति या वस्तु की उत्पत्ति होती हैं, या तीसरी वस्तु या तीसरी शक्ति हैं विकसित होती हैं। और आगे चल करके
यहीं तक समाप्त नहीं होती है, तीसरी तक की। दो विरोधी शक्तियों का संघर्ष, द्वंद्व और तीसरी की उत्पत्ति हो गई। इतना ही नहीं, आगे चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है। किससे? तीसरी वस्तु को चौथी वस्तु से, और चौथी को पांचवी से। अब इस प्रकार से तीसरी और चौथी का संघर्ष होगा, तब वह पांचवी वस्तु का या शक्ति का उद्भव होगा या विकास होगा। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ हुआ दो शक्तियों के पारस्परिक द्वंद्व से भौतिक जगत का विकास होना। ये है हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हम इसको यूं कह सकते हैं कि दो भौतिक शक्तियों के द्वंद्व से ही सृष्टि का विकास होता है। तो ये हमारा था मार्क्सवादी विचारधारा के जो 3 शीर्षक हमने दिए थे। 3 शीर्षकों को हमने मार्क्सवादी विचारधारा को बांटा था। उसका पहला रूप, जिसको अपन ने कहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकास। तीसरा जो है इसका रूप, वो आता है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। क्या रूप है? मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। अब मूल्य वृद्धि के अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं? मार्क्सवाद या मार्क्स ने किसी वस्तु की वृद्धि के 4 अंगों का उल्लेख किया है। कितने अंगों का? 4। यानी कोई भी वस्तु है वो वृद्धि करेगी तो उसके 4 अंग जो हैं मुख्य रहेंगे। पहला है मूल पदार्थ। कौन सा? मूल पदार्थ। दूसरा है स्थूल साधन। तीसरा है श्रमिक का श्रम, और चौथा है मूल्य वृद्धि। ये जो 4 चीज़ें हैं ये मिलकर के मूल्य वृद्धि के अंग बनाते हैं। पहला तो मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। अब देखिए इसमें क्या है, पूंजीपति द्वारा मूल पदार्थ और मशीनें जुटाई जाती हैं। कोई कारखाना खोलता है पूंजीपति, तो वह क्या करता है? मूल पदार्थ मटेरियल ले आता है और मशीनें, उपकरण जो हैं वह जुटाता है, जिन पर उसका व्यय होता है। किसका? पूंजीपति वह खर्चा करता है, व्यय सब उसका होता है। फिर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारी समाज की, हमारे परिवार की क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार श्रमिक वर्ग का अधिकाधिक परिश्रम से अधिकाधिक मात्रा में वस्तु उत्पादन करता है। अब समाज की कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वह श्रमिक जो हैं वस्तु का उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में बलिदान भी हो जाता है। आए दिन हम सुनते हैं कि फैक्ट्री में कार्य करते हुए इतने श्रमिक जो हैं मर गए हैं या हादसे में हो गए। खनन विभाग वाले अक्सर खनन ढह जाने से मृत्यु हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि उत्पादन करते हुए कई जो श्रमिक बलिदान भी कर जाते हैं। श्रमिकों के श्रम और उसके स्वास्थ्य का, किंतु श्रमिकों के श्रम का, उसके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। पूंजीपति क्या करता है? अपनी तिजोरी भरता है, पैसे इकट्ठे करता रहता है उत्पादन से जो भी हो। तिजोरियां भरी जाती हैं पूंजीपति की। लाभ की दशा में श्रमिक और पूंजीपति में उचित अनुपात के धन का बंटवारा न होने के कारण शोषण का प्रोत्साहन होता है। अब ये कह रहे हैं कि उत्पादन के अनुसार कितना लाभ हुआ है उसका बंटवारा पूंजीपति में और श्रमिक में नहीं होता है, और न होने के कारण ये कह रहे हैं कि यह किसको प्रोत्साहित करते हैं? शोषण को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि आज की मानवता के लिए महान अभिशाप बताया गया है। किसको? शोषण को। कार्ल मार्क्स के अनुसार किसान मजदूर शोषित हैं, जबकि मालिक जमींदार और पूंजीपति क्या हैं? शोषक हैं। यानी इन्होंने 2 भाग किए हैं, एक तो शोषक का, दूसरा शोषित का। अब शोषित कौन है? किसान और मजदूर। और शोषक कौन है? मालिक
जमींदार और पूंजीपति हैं, ये शोषक वर्ग हैं। तो ये था हमारा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। दूसरा या तीसरा जो है वह है अर्थव्यवस्था अनुसार विश्व सभ्यता की व्यवस्था। किसके अनुसार? अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व सभ्यता की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने विश्व मानवता को 2 वर्गों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 वर्गों में। और वह वर्ग कौन से हैं? शोषक और शोषित वर्ग। वर्ण, जाति, धर्म, देश एवं संप्रदायगत भेद उन्हें मान्य नहीं हैं। किनको? मार्क्स को। कि व्यक्ति जो हैं वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश और संप्रदायगत भेद जो हैं उनको अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार का भेद वो नहीं मानते हैं। सभी जन समान हैं। उन्होंने विश्व सभ्यता के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा है। संपूर्ण विश्व के इतिहास को उन्होंने 4 वर्गों में बांट दिया है विश्व सभ्यता को। पहला युग दास प्रथा का युग था। संपूर्ण इतिहास या सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहले युग को उन्होंने दास प्रथा का युग कहा है। अब पहला युग दास प्रथा का युग था, जबकि श्रमिक की सब वस्तुओं पर उसके स्वामी का एकमात्र अधिकार था। श्रमिक तो दासवत था। यानी इस युग में, दास प्रथा में, श्रमिक की सब वस्तुओं पर किसका अधिकार है? स्वामी का। शोषक वर्ग उसका अधिकार है। श्रमिक जो है मात्र एक दास था। दूसरा इन्होंने वर्ग बनाया है सामंती प्रथा का युग। दूसरा युग कौन है? सामंती प्रथा का युग, जिसमें श्रमिकों को व्यक्तिगत बातों में तो स्वतंत्रता मिल गई। व्यक्तिगत बातों की स्वतंत्रता थी, किंतु बाकी सब कुछ पूर्ववर्त बना रहा। यानी अपने व्यक्तिगत विचार रख सकता है, बातें रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी जितने भी कार्य थे उसमें पूर्ववत स्थिति है। तीसरा युग जो है उन्होंने बांटा है पूंजीवादी व्यवस्था का युग। अब ये युग कौन सा आ गया? पूंजीवादी व्यवस्था का युग आ गया, जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व और उसके श्रम पर तो इसका अधिकार हो गया। किस पर? मजदूर के व्यक्तित्व पर और उसका जो श्रम है मजदूर, उस पे तो हो गया है उसका अधिकार, किंतु उत्पादन और लाभ पर पूंजीपति का अधिकार बना रहा। उत्पादन कितना करना है, लाभ कितना होगा, वह अधिकार अभी भी किसके पास रहा? पूंजीपतियों के पास में रहा है। चौथा युग जो है वह है साम्यवादी व्यवस्था का युग। अब व्यवस्था कौन सी आ गई है? साम्यवादी व्यवस्था आ गई है, मार्क्सवादी व्यवस्था आ गई है, जिसमें मजदूरों का या मजदूरों द्वारा उत्पादन के समस्त उपकरणों पर नियंत्रण होगा। यानी पूंजीवादी व्यवस्था के बाद में साम्यवादी व्यवस्था आती है। उसमें ये कह रहे हैं कि मजदूरों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनके समस्त जो उपकरण हैं उन पर उनका नियंत्रण रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिलेगा। जैसा वो श्रम करेगा उसके अनुसार उसको श्रमदान भी मिलेगा। देखिए, साम्यवादी या प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य भी साम्यवादी विचारधारा द्वारा शोषितों को शोषकों के विरुद्ध भड़काना है। इनका कार्य यही था, जागृत करना था। किसके प्रति? शोषितों को शोषकों के प्रति जागरूक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, यह जो काल था 1938 और 43, ये देखिए इस काल में और इससे पहले, यानी अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ में भारत में भी व्यापार और उद्योग धंधों का केंद्रीयकरण आरंभ हो गया था।
किसके साथ में? अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ में भारत में भी उद्योग और व्यापार का केंद्रीकरण होना प्रारंभ हो गया था। परिणामतः यहाँ भी श्रमिक और पूंजीपति, शोषित और शोषक वर्ग की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, भारत में हम दो वर्ग पढ़ते आए हैं, उच्च और निम्न। अब ये कह रहे हैं कि दो ही वर्ग थे। जैसे ही साम्यवाद यहाँ आया या साम्यवाद के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग बने, शोषित और शोषक वर्ग की उत्पत्ति हुई। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य, जहाँ भारत को अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से मुक्त कराना था, वहाँ हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण, भेदभाव और अन्याय का अंत करके शोषण विहीन प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा करना भी था। अब ये कह रहे हैं कि एक साथ में हमने कई उद्देश्य प्राप्त करने चाहे। पहला तो उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों की दास्ता से भारत को मुक्त कराना। इसके साथ में राजनीतिक दास्ता के साथ में भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से भी मुक्ति, फिर भेदभाव से मुक्ति और अन्याय से मुक्ति दिलाना और शोषण विहीन प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे। 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इस समय छायावाद अपने उत्कर्ष रूप के साथ में हास की ओर अग्रसित हो गया था। कब? 1936 में। छायावाद ने 1918 से 38 तक खूब विकास कर लिया। अब 38 तक का अंत है इसका, और जहाँ ये 1936 में आ जाता है, तब धीरे धीरे इसके हास और पतन की ओर ये बढ़ता है। तो अग्रसर हो गया था। और 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, जोश इलाहाबादी जैसे लेखकों और कवियों ने इस आंदोलन का स्वागत ही नहीं किया, उसमें आगे बढ़कर भाग भी लिया। यानी इन्होंने, प्रेमचंद ने, रविंद्रनाथ ने, जोश इलाहाबादी आदि जो कवि थे प्रगतिवादी, इन्होंने ये कह रहे हैं कि इसमें भाग ही नहीं लिया, बल्कि इसको आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया। पंत निराला, दिनकर, नवीन ने भी इसमें सक्रिय योगदान दिया है। यानी पंत जी, निराला जी, दिनकर जी और नवीन ने इस प्रगतिवादी युग को बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मार्क्सवाद या प्रगतिवाद क्या होता है, किस विचारधाराओं को लेकर के ये पनपा भारत में, और कौन कौन से इसके प्रमुख कवि रहे, इनका हमने अध्ययन किया है। कल हम प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस बीच में आप हमारे इस YouTube चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।